नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विशाल गौतम ऑन टू सरकारी नौकरी चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। हमने पुनः जो 7 चैप्टर क्लियर कर दिए हैं। आज हमारा 8वां चैप्टर है, जो 8वां प्रैक्टिस सेट है यूपी पुलिस के लिए। उसमें हम आज निरंतर जो प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हल करें, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से है उन क्वेश्चनों को भी पूर्ण तरह से उन्हें पूरा करने का काम करें। और उसी के तौर पर आज हम जो नई प्रैक्टिस सेट लिस्ट लाए हैं वो देखिए आज इस प्रकार है, जिसमें हम पहला क्वेश्चन करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कोमल है? जो कोमल तत्व है वो कौन सा है? इनमें से निम्न में से सबसे कोमल, जो आसानी से कट जाए या फिर आसानी से पिघल जाए, वो कौन सा तत्व है? तो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम भी एक मुलायम वो है लोहे के मुकाबले। आयरन, कॉपर या सोडियम। जो सोडियम है, अगर सोडियम की बात करें हम, जो सोडियम है, सोडियम की बात करें, जिसका रासायनिक नेम जिसका आवर्त सारणी में Na, जिसे Na से प्रदर्शित करते हैं। सोडियम, जिसे अगर सोडियम की बात करें, अगर इसको संचालन जो होता है, अगर इसको काटकर इसको इस प्रकार होता है, जैसे आपने क्ले मिट्टी देखी होगी। क्ले मिट्टी को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। उसी प्रकार जो ये तत्व है, सोडियम जो तत्व है, उसे भी आसानी से काटा जा सकता है। सोडियम को भी आसानी से काटा जा सकता है। अगर इसकी जो रिएक्शन की बात करें, अगर ये पानी के साथ विस्फोटक रिएक्शन प्रदर्शित करता है, जो सोडियम है पानी के साथ विस्फोटक और हवा के साथ विस्फोटक क्रियाएं समन्वय करता है। जो सोडियम है विस्फोटक क्रियाएं समन्वय करता है। रेफलेशिया जो सबसे बड़े फूलों वाला पौधा है। रेफलेशिया जो विश्व का जो सबसे बड़ा फूल होता है वो रेफलेशिया जो सबसे बड़े फूल है पौधा और दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में पाया जाता है। यह एक कैसा पौधा है? जो पौधे भी कई प्रकार के होते हैं। जो अगर आपने देखा होगा, कुछ पौधे इस प्रकार के होते हैं कि अगर उन पर कोई कीट बैठ जाए तो वो अचानक से कांटेदार ऐसे होते हैं, वो अपने आप को ऐसे कीट जो होते हैं ऐसे बंद कर लेते हैं, उनको मारकर उनका जूस चूसकर उन्हें खाते हैं। तो वो कौन से पौधे होते हैं? मांसाहारी पौधे। जो रेफलेशिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो कौन सा पौधा है? वो एक परजीवी पौधा है। जो परजीवी पौधा है वो रेफलेशिया का परजीवी पौधा। मांसाहारी पौधे जो कीटों को खाकर अपना जीवन बनाते हैं। सजावटी पौधे जो आपने घर में जो देखे हैं उस प्रकार के जो पौधे होते हैं सजावटी पौधे। परजीवी पौधे जो अपने आप पर निर्भर करते हैं। परिखंड राजपूतों द्वारा बनाई गई एक मार्शल आर्ट है। जो परिखंड क्या है? एक मार्शल आर्ट है जो राजपूतों द्वारा बनाई गई है। यह कला भारत के किस राज्य में सबसे अधिक प्रचलित है? जो परिखला जो मार्शल आर्ट है वो किस राज्य में सबसे अधिक प्रचलित है? उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, राजस्थान में प्रचलित है, हिमाचल प्रदेश या फिर बिहार में। जो परिखला मार्शल आर्ट है किसके द्वारा बनाई गई? राजपूतों के द्वारा। लेकिन जो भारत के इस कला का जो सबसे ज्यादा अधिक प्रचलन कहाँ पर है? वो बिहार राज्य में अब प्रचलित है। बिहार राज्य की बात करें, अगर जो बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई वो कहाँ पर हुई? बुद्ध गया में बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई बुद्ध गया में। 26 दिसंबर 1846 को भैरवल की पूरक संधि किसके बीच? सिखों और किस ब्रिटिश अधिकारी के बीच हुई? जो भैरवल की पूरक संधि है वो किसके बीच हुई है? संपन्न हुई है जो 26 दिसंबर 1800 तो किसके बीच हुई है? भैरवल की पूरक संधि सिखों और ब्रिटिश अंग्रेजों के द्वारा उस समय जो संपन्न हुई है वो कौन सा अधिकारी था? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग था, या वेलीजली, या लॉर्ड हार्डिंग, या एलन बैरोज। जो भैरवल की संधि जो हुई है वो लॉर्ड हार्डिंग और सिखों के बीच हुई है। भैरवल की संधि। अपनी अधिकतम ऊंचाई पर ज्वार को किस नाम से जाना जाता है? अपनी अधिकतम जो ज्वार है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से अगर आप समुद्र में देखें तो समुद्र में जो लहरें होती हैं, इस प्रकार की जो लहरें उठती आती हैं किनारे की तरफ को, तो वो जो सबसे ऊंची जो ज्वार होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? विश्वों के नाम से, घटती हुई लहर के नाम से,
उच्च ज्वार या भाटा के नाम से, या ज्वार भाटा, जो ज्वार भाटा होती है, ज्वार भाटा के नाम से जो जानी जाती हैं, जो ज्वार की उच्च जो होती है, उच्च जो ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई जो होती है वो ज्वार की क्या होती है, ज्वार भाटा। ज्वार भाटा के आने का कारण क्या होता है, ज्वार भाटा के आने का कारण क्या होता है? अगर आप बात करें, जो पृथ्वी का, जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है, जो चंद्रमा का, जब पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाती है तो उसी प्रकार वो जल को आकर्षित करती है, इसी प्रकार जिस प्रकार वो जल को आकर्षित करती रहती है, तो उसी प्रकार ज्वार भाटा का उत्पन्न होता है, ज्वार भाटा उत्पन्न होती है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उपचारात्मक याचिका यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन प्रोविजन रिगार्डिंग कॉरेवेटिव पिटीशन, तो वो कौन से आर्टिकल में है जो संविधान के उपराष्ट्रपति याचिका के संबंध में प्रावधान जो कौन से में है, आर्टिकल कौन से में है? आर्टिकल 140 में है, 141 में है, 142 में है या 143 में है? बात करें कि जो उपराष्ट्रपति याचिका है वो 142 में है, 142 में। निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला, जो बात करते हैं कोयले की, किस प्रकार का कोयला है प्रति इकाई सबसे अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है? वो कौन सा कोयला है जिसके द्वारा सबसे ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न की जाती है? तो कौन सा कोयला है? लिंगेनाइट, जो कोयले की एक वो होती है प्रजाति, मतलब कोयले की जो अवयव होते हैं, लिंगेनाइट, एंथ्रोसाइट या गड्ढा या कोयला, जो पिट होता है, पिट कोयला वाला। एंथ्रोसाइट जो नामक कोयला होता है, उसकी उसमें क्षमता जो होती है सबसे अधिक होती है, उसमें क्षमता जो सबसे ज्यादा अधिक जो ऊष्मा उत्पन्न करता है वो एंथ्रोसाइट है। एंथ्रोसाइट कोयला सबसे ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सुरक्षा माचिस के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? इनमें से कौन सा पदार्थ है जो सुरक्षा माचिस के प्रयोग में किया जाता है? जो माचिस होती है, माचिस पर अगर देखें साइड में इस प्रकार के जो होते हैं, तो उस पे जो वो किसका यूज होता है? तो वो किसका यूज होता है? माचिस के निर्माण में प्रयोग जो की जाते हैं वो लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस या फास्फोरस ट्राइऑक्साइड या फिर सफेद फास्फोरस, जो उसके माचिस के साइड में जब आप तिल्ली जलाकर यूज करते हैं तो उस पर किसका लेप होता है? वो किसका होता है? लाल फास्फोरस का यूज होता है। लाल फास्फोरस का यूज माचिस पे सुरक्षित माचिस के निर्माण के प्रयोग किया जाता है, लाल फास्फोरस का। लेमर्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा समूह रखना सही है? लेमर्स विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट ग्रुप टू प्लेस इन, तो कौन सा लेमर्स के लिए कौन सा समूह रखना सही है? लेमर्स के लिए? तो वो कौन सा है? स्लोथस, प्राइमेट या मूसक या चमगादड़। जो मूसक या चमगादड़, इनमें से लेमर्स के लिए कौन सा समूह है? तो लेमर्स के लिए जो होता है वो होता है प्राइमेट जो होता है, प्राइमेट समूह, उसमें इसे रखा जाता है, प्राइमेट समूह में इसे रखा जाता है लेमर्स को। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को परक्यूस का राजा के नाम से भी जाना जाता है? परक्यूस के राजा के नाम से जाना जाता है। जो उसका नाम है वो मृदंग है, ढोलकी है, पखवाज है या घतम है। तो वो कौन सा है? मृगदम जो है वो परक्यूस का राजा किसे कहा जाता है? मृदगम को जो कहा जाता है वो परक्यूस का राजा कहा जाता है। ढोलकी जो होती है वो ढोलकी इस प्रकार की होती है, ढोलकी वो ढोलक के टाइप की होती है लेकिन थोड़ी सी लंबी होती है ढोलकी जो होती है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजवंश के दौरान हुई? विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था वो किसके समय हुई? पाल वंश के, राष्ट्रकूट के, या फिर चोल वंश के, या प्रतिहार वंश के? जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है वो किसके द्वारा हुई? तो वो किसके द्वारा हुई? पाल वंश के द्वारा। इसकी स्थापना करने का श्रेय किसे जा रहा? धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला की स्थापना की गई। धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला की स्थापना की गई। कौन सा पूर्वी तट बंदरगाह नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी तट बंदरगाह नहीं है? भारत की बात करें तो ये भारत का साउथर्न ईस्ट जो कोस्ट है, पूर्वी हिस्सा ये है पूर्वी, ये होगा पश्चिमी और ये होगा दक्षिणी, इसमें उत्तर। तो इसमें पूछा है कौन सा पूर्वी बंदरगाह नहीं है? विशाखापट्टनम की बात करें जो चेन्नई में अवस्थित है, चेन्नई यहाँ पर है, तो ये पूर्वी में अवस्थित है। कोचीन कहाँ पर अवस्थित है? कोचीन की बात करें, कोलकाता की बात करें, जो कोलकाता कहाँ पर अवस्थित है? कोलकाता यहाँ पर। और पारादीप जो उड़ीसा में है, पारादीप उड़ीसा,
पारादीप उड़ीसा यहाँ पर, लेकिन कोच्चि जो है वो यहाँ पर अवस्थित है। कोच्चि जो यहाँ पर अवस्थित है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा कोच्चि। कोच्चि पूर्वी तट पर अवस्थित नहीं है। कोच्चि बंदरगाह जो है यहाँ पर अवस्थित नहीं है। किसी जो देश में किसी भी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किसी भी देश में किसी भी न्यायालय अधिकरण द्वारा पारित किसी भी मामले के निर्णय के विरुद्ध अपील करने के लिए अपने विवेक व विशेष अनुमति के देने के लिए अधिकृत है। वो क्या चीज है जो अपने विशेष अधिकरण के लिए अनुमति देने के लिए अधिकृत है? वो कौन सा न्यायालय है या अधिकरण पारित करने वाला कौन सा वो है संस्थान, तो जिसके द्वारा अपील विशेष अनुमति अधिकृत करता है? तो उच्च न्यायालय है, लोकसभा है, संसद है या हाई कोर्ट है। जो सबसे ज्यादा मामले जो पारित करने वाला मामले जो प्रयुक्त करने वाला मामला है, तो उसके द्वारा किया जाएगा? वो उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। उच्च न्यायालय के द्वारा। लोकसभा में जो होती है, अगर कोई विधेयक आता है तो उसके द्वारा जो निर्णायक होता है लोकसभा। संसद जो लोकसभा और राज्यसभा का उच्चतम सदन है। हाई कोर्ट जो उच्चतम जो मामले हाई कोर्ट के द्वारा सॉल्व नहीं हो जाते, उन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा भेजा जाता है। निम्नलिखित में से किसने भूमिगत परमाणु विस्फोट की तकनीकी विकसित की? भूमिगत परमाणु तकनीकी विकसित की वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने भूमिगत परमाणु विस्फोट की तकनीकी विकसित की? तो राजाराम रमन्ना या डॉक्टर P.K. अयंगर या डॉक्टर होमी जे भाभा या विक्रम साराभाई विक्रम साराभाई जो इसरो की नींव धरने वाले डॉक्टर होमी जे भाभा जो एक परमाणु साइंटिस्ट थे। इनका कहना था अगर ये जीवित रह जाते तो परखनली में भी परमाणु बम रख सकते थे। परखनली अगर आप देखें, परखनली इस प्रकार का लैब में जो होती है, परखनली इस प्रकार की जो परखनली होती है उसमें भी ये परमाणु रखने का काम कर सकते थे अगर ये जीवित रह जाते। तो इनका कहना ये था अगर मैं जीवित रहा तो मैं परखनली में भी परमाणु रख सकता हूँ, बना सकता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? तो एलिमेंट इनमें से कौन सा है? मणि, जो एक रूबी की मणि जो आपने देखी हो, मणि अगर देखे हो नीलम या फिर वैसे प्रकार जो मणि होती है, ये भी एक तत्व नहीं है। टोपाज ये भी एक तत्व। हीरा जो कार्बन के द्वारा बना हुआ होता है, कार्बन का जो उच्चतम रूप है वो हीरा, तो एक तत्व है। हीरा एक तत्व है। वह सबसे कठोर धातु जो है हीरा। निम्नलिखित में से कौन सी सभी विषाणुओं में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सभी तत्व विषाणुओं में पाया जाता है? आरएनए और कोशिका भित्ति। आरएनए और कोशिका भित्ति सभी विषाणुओं में नहीं पाया जाता। न्यूक्लियर एसिड और कैप्सिड। न्यूक्लियर एसिड है, न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड, वो केवल विषाणुओं में पाया जाता है, सभी विषाणुओं में पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड विषाणुओं में पाया जाता है। डीएनए और प्रोटीन किस में पाया जाता है? विषाणुओं में, जो वायरस होते हैं उनमें पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन से विषाणु में पाया जाता है? तो कौन सा है? न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड। सारे विषाणुओं में यही पाया जाता है, लेकिन जो कुछों में पाया जाता है, लेकिन कुछों में डीएनए और प्रोटीन और डीएनए कोशिका झिल्ली कुछों में नहीं पाए जाते, लेकिन न्यूक्लिक एसिड जो कैप्सिड है ये सारे विषाणुओं में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से गेसु दरज का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी था। निम्नलिखित में से गेसु Which is the following was the spiritual successor of गेसु दराज का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कौन था? सैयद यदाउल्ला, सुलेमान पडाविक, शेख प्यारे या कमलाउद्दीन बयाबानी। तो इनमें से कौन सा था जो गेसु दराज का आध्यात्मिक जो था वो कौन था? सैयद यदाउल्ला, सुलेमान मंडाविक या फिर कौन सा था? सुलेमान मंडाविक या फिर शेख प्यारे या कमलुद्दीन बियाबानी। तो सैयद यदाउल्ला जो थे, गेसु दराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी थे। आध्यात्मिक उत्तराधिकारी कौन थे? शेख यदाउल्ला। निम्नलिखित नृत्य में से एक एकल नृत्य है जिसमें केवल एक ही व्यक्ति जो डांस करता है, वो कौन सा नृत्य है? इनमें से मोहिनीअट्टम में भी दो लोगों का दो से अधिक प्रयोग किया जाता है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या ओडिसी, इनमें से कौन सा है जो एकल नृत्य किया जाता है? किसके द्वारा एकल नृत्य किया जाता है? वो कौन सा है? ओडिसी जो होता है वो केवल एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। ओडिसी केवल एक व्यक्ति द्वारा।
हिंद महासागर, हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जो हिंद महासागर है, अगर आप भारत का नक्शा देखें तो इसमें जो हिंद महासागर है लगभग इतने, जो साउथ अफ्रीका के यहाँ तक, साउथ अफ्रीका, तो इसमें सबसे बड़ा यहाँ पर जो है श्रीलंका, और यहाँ पर है लक्षद्वीप या मालदीव, और ये है मेडागास्कर। जो मेडागास्कर है वो यहाँ पर, इधर पश्चिम बंगाल, ये बंगाल खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और ये अरब सागर, अरब सागर, और ये हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर, हिंद महासागर। लेकिन इसमें पूछा हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप तो कौन सा है? मालदीव, मालदीव नहीं है, श्रीलंका, मेडागास्कर और सुमात्रा, सुमात्रा। लेकिन जो मेडागास्कर है वो इन सब में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर, जो साउथ अफ्रीका के द्वीप महाद्वीप से मिला हुआ है। टाइटेनियम धातु को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? टाइटेनियम को जो शुद्ध किया जाता है, टाइटेनियम अगर आप देखें जो जहाज का स्ट्रक्चर होता है वो किससे बना होता है? टाइटेनियम धातु का, टाइटेनियम धातु का। तो उसका शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? मंड प्रक्रिया, वैन जो है वैन आर्कले विधि, या हॉल हेरॉल्ड प्रक्रिया, इनमें से कोई नहीं। जो टाइटेनियम है उसका शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है? कौन सी विधि है वो? वैन आर्कले विधि द्वारा, वैन आर्कले विधि द्वारा टाइटेनियम का शुद्धिकरण किया जाता है। वैन आर्कले द्वारा उसका शुद्धिकरण किया जाता है। जब आप किसी विद्युत उपकरण से जुड़े प्लग को बाहर निकालते हैं, जब आप किसी विद्युत उपकरण से जुड़े प्लग को बाहर निकालते हैं तो आप अक्सर एक चिंगारी देखते हैं। यह उपकरण की किस संपत्ति को से संबंधित है? जब आपने देखा होगा किसी इलेक्ट्रिक बोर्ड से आपने एक प्लग को निकाला तो वहां पर एक स्पार्किंग होती है, हल्की सी स्पार्किंग होती है। तो उसे क्या, दो वह उपकरण किससे संबंधित होती है? वह संपत्ति कौन सी संपत्ति होती है? तो कौन सी होती है? कैपेसिटेंस, यानी प्रतिरोधक। जो कैपेसिटेंस है उसमें जो थोड़ा बहुत चार्ज होता है वो उसके द्वारा होती है, उसके द्वारा जो होती है इसे कहते हैं समाई। जो समाई होती है, कैपेसिटेंस जो होती है उसके द्वारा, उसमें आप हल्की सी चिंगारी देखते हैं। अगर बोर्ड से निकाले जाते हैं प्लग को निकालने पर जो चिंगारी दिखती है वो इसी के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके निर्माण में मिश्रक धातु का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? मिश्रक धातु का व्यापक रूप से प्रयोग की जाता है। मिश्रक धातु जो होती है वो किसमें प्रयोग की जाती है? ज्यादातर आपातकालीन, जो सिगरेट लाइटर होता है, सिगरेट लाइटर, आपातकालीन लाइट, या कार ब्रेक सामग्री, या धूम्रपान संसूचक। तो जो मिश्रक धातु होता है वो किसमें पाया जाता है? सिगरेट लाइटर में, सिगरेट लाइटर में पाया जाता है। मिश्रक धातु किसमें पाया जाता है? मिश्रक धातु सिगरेट लाइटर में। निम्नलिखित में से कौन अन्य 3 जानवरों से सबसे दूर से संबंधित है? सबसे दूर से संबंधित है? जवानों, या वालरस। वालरस जो होता है, ये सील आपने देखी होगी, जो शेर के प्रकार का होता है। वालरस के दांत होते हैं, लेकिन वो भी जंगली जंतु रहता है, कुछ इस प्रकार के दांत होते हैं। वालरस जो होता है वो भी एक प्रकार का जंतु, सी लायन प्रकार दिखने पा रहे हैं, लेकिन उसके दांत होते हैं। सील या सी लायन या स्पर्म व्हेल, इनमें से कौन से 3 अन्य जानवर से संबंधित दूर नहीं है? लेकिन जो ये तीनों होते हैं, ये तीनों एक ही प्रकार के होते हैं। अगर आपने देखा होगा सील और वेलरस और सी लायन, इनकी जो दिखावट है वो तीनों से संबंधित है। लेकिन जो व्हेल है, जो शुक्राणु व्हेल है, वो इनसे सबसे अलग है। उसका आकार भी सबसे बड़ा है। सी व्हेल, अगर व्हेल को देखें तो उसका आकार भी बहुत बड़ा है, आकार बहुत बड़ा है। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान गेसुदरज गुलबर्गा आया? गेसुदरज गुलबर्गा आया, जिसका आपने देखा तो वो कौन सा शासनकाल था? किसका शासनकाल था? जो किसके शासनकाल के दौरान आया? जो गेसुदरज गुलबर्गा था वो किसके शासनकाल में आया? तो वो किसके शासनकाल में आया? बहमनी शासनकाल में तो आया, वो इससे पता चल रहा है। लेकिन वो उस टाइम पर राजा कौन था? तो फिरोज शाह बहमनी था। जो फिरोज शाह बहमनी था उसके शासनकाल के दौरान गेसुदरज गुलबर्ग भारत आया। गेसुदरज आया, उसके शासनकाल के दौरान गेसुदरज आया। चापचार कूट उत्सव मनाया जाता है। चापचार मीम चाप, जो चापचार कूट है उत्सव, और मीम चाप, ये जो उत्सव है वो कहाँ मनाए जाते हैं? मीम चाप, चापचार, ये कौन से उत्सव है? तो किस राज्य में मनाए जाते हैं? मिजोरम में। मिजोरम में जो मनाए जाते हैं वो कौन से? मीम चाप, चापचार जो कूट है
ये उत्सव कहाँ बनाए जाते हैं? मिजोरम में, मिजोरम में बनाया जाता है। अगर बात करें असम की तो उसमें बिहू, बिहू जो उत्सव है, बिहू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? असम में। और भी अन्य उत्सव हैं जो असम से संबंधित है। न्यायिक समीक्षा के माध्यम से किन न्यायिक समीक्षा के माध्यम से किन संवैधानिक सिद्धांतों का समर्थन किया जाता है? न्यायिक समीक्षा के सिद्धांतों से संवैधानिक जो सिद्धांत है इसका समर्थन किया जाता है। तो जिन्हें न्याय की वो मिली हुई होती है पावर, तो वो कौन से हैं? मौलिक अधिकारों की रक्षा, संविधान के सर्वोच्चता और कायम रखना, दोनों या कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा है जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों या न्यायिक समीक्षा जो दी जाती है वो किस किस को दी जाती है? मौलिक अधिकारों को न्यायिक समीक्षा दी जाती है और संवैधानिक सर्वोच्चता को कायम रखना, इसको भी न्यायिक समीक्षा दी जाती है। जो दोनों को न्यायिक समीक्षा दी जाती है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। राइट आंसर क्या होगा? सी। राष्ट्रपति किस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? जो राष्ट्रपति होते हैं वो किस आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो किस आधार पर कर सकते हैं? कोई बाहरी हमला, या फिर जो भारत, मान लेते हैं हम भारत पर किसी ने बाहर से आक्रमण कर दिया, तो उस पर क्या राष्ट्रपति अपना राष्ट्रीय आपातकाल लगाएंगे? नहीं। राष्ट्रपति आपातकाल क्या कर, आंतरिक शांति के खतरे के लिए जो भारत में, अगर राष्ट्रीय में अगर आंतरिक शांति के लिए कोई खतरा है या कोई विद्रोह चालू हो गए हैं आंतरिक देश स्तर पर, तो उसके दौरान राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते। इसके दौरान राष्ट्रीय आंतरिक घोषणा नहीं कर सकते। इसके लिए राष्ट्रपति शासन लगता है। जिस प्रकार जैसे मान लो अगर किसी राज्य में कोई, जैसे अभी कुछ दिनों पहले कश्मीर में जो पत्थरबाज थे उनके दौरान जो विद्रोह किए गए, तो उसके दौरान राष्ट्रपति शासन चला। लेकिन अगर किसी देश पर भारी हमला या सशस्त्र विद्रोह या फिर युद्ध की कोई परिणति है, तो उसके दौरान राष्ट्रपति शासन काल, जो राष्ट्रपति है, आपातकाल की घोषणा करते हैं। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। हवा में निम्नलिखित में से किस गैस के उपस्थिति के कारण पीतल हवा में फीका पड़ जाता है? पीतल हवा में फीका पड़ जाता है। पीतल हवा में फीका पड़ जाता है, वो कौन सी गैस है जिसके द्वारा पीतल हवा में फीका पड़ जाता है? नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इनमें से बात करें जो हाइड्रोजन और सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो है उसके दौरान जो पीतल है वो फीका पड़ जाता है। पीतल फीका पड़ जाता है। पीतल किसके उपस्थिति में फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड के द्वारा। हाइड्रोजन सल्फाइड के द्वारा, हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति में यह फीका पड़ जाता है। सल्फाइड की उपस्थिति में पीतल फीका पड़ जाता है। पीतल फीका पड़ जाता है। फायर फ्लाई हमें किस घटना के कारण ठंडी रोशनी देता है? फायर फ्लाई हमें कौन सी घटना है जिसके कारण हमें ठंडी रोशनी देता है? वो कौन सी घटना है? फास्फोरस है, केमुलुमिनेसेंस है, या बदबूदाहट है, या रोशनी है? इनमें से कौन सी ऐसी घटना है जिसके कारण जो फ्लाइंग फायर है वो ठंडी रोशनी प्रदान करता है? वो ठंडी रोशनी प्रदान करता है। तो फास्फोरस वाली घटना है या केमुली की घटना है? जो केमुलुमिनेसेंस की घटना है उसके द्वारा जो ठंडी रोशनी हमें प्राप्त होती है, इस घटना के दौरान हमें ठंडी रोशनी प्राप्त होती है फायर फ्लाई की केमुलुमिनेसेंस घटना के कारण। केमुलु घटना के कारण हमें ठंडी रोशनी प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किसके रूप में कार्बनिक प्रकृति में अपने शुद्धतम रूप होता है? जो कार्बनिक प्रकृति है उसमें उसका शुद्धतम रूप जो होता है, कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप जो होता है वो कौन सा होता है? सीसा, हीरा, कोयला या प्रंगार काला? जो प्रंगार कोयला होता है उसके द्वारा कौन सी है जिसके द्वारा उसका शुद्धतम रूप, कार्बन का शुद्धतम रूप प्राप्त होता है? तो कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा प्राप्त होता है? तो कार्बन, सीसा, हीरा, कोयला या प्रंगार कोयला। तो प्रंगार जो कोयला होता है, जो कार्बन ब्लैक होता है, बिल्कुल ब्लैक, तो उसमें जो उसकी कार्बन की जो प्रकृति है उसमें उसका शुद्धतम रूप होता है, उसमें उसका शुद्धतम रूप होता है। जो प्रंगार कोयला होता है, जो प्रंगार काला होता है, कतई बिल्कुल काला, तो उसमें कार्बन प्रकृति सबसे ज्यादा होती है। निम्नलिखित में से किस नाइट्रोजनी अपशिष्ट को उत्सर्जन के लिए सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से किसे नाइट्रोजनी अपशिष्टों को उत्सर्जित करने के लिए पानी की सबसे कम आवश्यकता होती है? तो वो कौन सा है? नाइट्राइट है, अमोनिया है, यूरिक अम्ल है।
नाइट्रोजन अपशिष्ट को उत्सर्जित करने के लिए, मतलब उनको बाहर निकालने के लिए, नाइट्रोजन के अपशिष्ट जो होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए सबसे कम पानी की आवश्यकता किसके होती है, किस में होती है? तो नाइट्राइट में होती है, अमोनिया में होती है, यूरिया में होती है, यूरिक अम्ल में होती है। तो वो कौन से में होती है? यूरिक अम्ल में, यूरिक एसिड में जो होती है नाइट्रोजन उत्सर्जन के लिए, जो नाइट्रोजन के अपशिष्ट पदार्थ है उनको निकालने के लिए जो होती है यूरिक अम्ल में सबसे कम पानी की आवश्यकता होती है। गुप्तों के सामंत थे, सामंत यानी समकालीन थे। गुप्तों के समकालीन कौन थे? तो कुषाण थे, सातवाहन थे, मौर्य थे या कोई नहीं थे। जो गुप्त वंश थे जिसकी स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा हुई। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा हुई। लेकिन इसके सामंत यानी समकालीन कौन था? सामंत यानी समकालीन कौन था? कुषाण वंश जो था इसके समकालीन था। गुप्त वंश के समकालीन कौन था? कुषाण वंश इसके समकालीन था। सातवाहन वंश की बात करें तो इसमें जो जमीन प्रथा है, यानी जो दान देने की जो प्रथा स्टार्ट हुई, जमीन को दान देने की प्रथा जो स्टार्ट हुई वो इसी में हुई। जमीन को दान देने की प्रथा किसमें स्टार्ट हुई? सातवाहन वंश में। मौर्य वंश का संस्थापक की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना की। यह राज्य भारत के कॉफी और रेशम का 70% योगदान देता है। वो कौन सा राज्य है जो कॉफी और रेशम का 70% योगदान देता है? तो कौन सा है? राजस्थान है, कर्नाटक है, असम है या पंजाब है। अगर आप कॉफी की बात करें तो ज्यादातर जो कॉफी उत्पन्न होती है वो कहाँ पर होती है? साउथ वाले राज्यों में। तो इससे हम आंकड़ा लगा सकते हैं। राजस्थान में तो इतनी खेती नहीं होती कॉफी की, असम में भी नहीं। असम में कुछ हद तक जो कॉफी नहीं, चाय की तो उत्पादक सबसे अधिक जो होती है असम में होती है। लेकिन जो कॉफी का और रेशम का जो 70% योगदान वो कौन देता है? कर्नाटक के द्वारा जो दिया जाता है वो 70% कॉफी, मतलब 70% रेशम और कॉफी का योगदान कर्नाटक राज्य के द्वारा दिया जाता है। पीछे के वाहनों की स्थिति का पता लगाने के लिए ऑटोमोबाइल में उपयोग की जाने, ऑटोमोबाइल यानी कार में जो उपयोग किया जाने वाला दर्शी है, जो पीछे देखने के लिए रिव्यू मिरर होता है, वो कौन सा होता है? तो उत्तल दर्पण होता है या परावलय दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है या अवतल दर्पण होता है। वो कौन सा दर्पण है जिसके द्वारा हम पीछे के वस्तुओं को देख सकते हैं? तो कौन सा मिरर होता है? अगर आपने देखा होगा चौराहे पर आपने देखा होगा एक उभरा हुआ मिरर होता है जिसे हम उत्तल दर्पण, जो गाड़ियों में होता है वो उत्तल दर्पण होता है। गाड़ियों में पीछे देखने के लिए जो होता है उत्तल दर्पण होता है, कॉन्वेक्स मिरर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है? कौन सी धातु हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है? हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है यानी कम रिएक्टिव जो होती है हाइड्रोजन से, वो कौन सी है? प्रमुख लीड है, प्रमुख नहीं लेड यानी पीबी। तांबा है, मैग्नीशियम है, बेरियम है। तो जो हाइड्रोजन से सबसे कम क्रियाशील जो कौन सा है? वो तांबा है। तांबा ही हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। तांबा ही हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है। तांबे जो मैग्नीशियम है इसे आवर्त सारणी में, तत्वों की सारणी में इसे Mg से प्रदर्शित करते हैं, बेरियम को B से। मानव पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अंग पाचक एंजाइम को स्राव करता है? पाचक एंजाइम को स्राव करता है वो कौन सा अंग है? छोटी आंत है, मुंह है, पेट है या सब ऊपर के सब हैं? जो मानव पाचन तंत्र में जो योगदान देते हैं, जो स्रावित करते हैं, एंजाइमों को स्रावित करते हैं, वो कौन से हैं? छोटी आंत, मुंह, पेट, इनमें से कौन से हैं? तो पाचन तंत्रों को स्रावित करने वाले, एंजाइमों को स्रावित करने, जब आप खाना खाते हैं तो उसमें जो खाना खाते हैं तो लार जो होती है उसमें मिलकर जाती है, जो फिर उसके बाद पेट में जो उसका एसिडों के द्वारा निर्गमन होता है, फिर छोटी आंत में उसके द्वारा जो खाने में कुछ भी वो होता है, मतलब विटामिन या फिर जो भी है उनके द्वारा जो स्रावित होता है, छोटी आंत में भी, मुंह के द्वारा भी और पेट के द्वारा, इन तीनों के द्वारा पाचन तंत्र में पाचक एंजाइम को स्रावित करता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा हुई? A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में
तो वो इसकी 1885 में हुई। उसकी जो पहली बैठक थी वो कहाँ हुई, अहमदाबाद में, कोलकाता में, इलाहाबाद में, बॉम्बे में, कौन सी जगह स्थापना हुई, तो उसकी जो स्थापना हुई है वो बॉम्बे में हुई है, बॉम्बे में हुई है। इसकी स्थापना बॉम्बे में हुई है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में हुई है। समुद्र में उत्पन्न होने वाली ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी पर खींचे जाने का एक दिशीय होती हैं, कहलाती हैं। एक दिशीय होती हैं, यानी जब मान लो इस प्रकार ये पृथ्वी है और ये सूर्य है और ये चंद्रमा, जब ये एक दिशा में होंगे तो उस समय जो समुद्र का जो पानी है, जल स्तर है, वो सर्वाधिक ऊंचाई पर होगा, सर्वाधिक ऊंचाई पर होगा। तो उसी ऊंचाई को क्या कहते हैं, जो एक ऊंचाई पर होती है उसी को क्या कहते हैं, ज्वार भाटा। ज्वार होती है उच्चतम, ज्वार जो होती है वो उच्चतम होती है, और जो भाटा होती है, जो भाटा होती है वो जो जितनी नीचे होगी उसको ज्वार भाटा, लेकिन जो जितनी ऊंचा जल का स्तर होगा उसे ज्वार, तो दोनों को मिलकर जो कहा जाता है वो ज्वार भाटा, जो उच्चतम होती है उसे ज्वार भाटा कहा जाता है, ज्वार भाटा कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।